तो गाइस काफी लंबे समय बाद एक बेहतरीन एनिमे आया है जिसका नाम ओशिनोको है, जो कि सुपर नेचुरल फिक्शन एंड डार्क और सीक्रेट सस्पेंस से भरा पड़ा है, जिसे हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टोरी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, जहां पर एक आदमी बीकामोचा नाम के एक आइडल ग्रुप की तारीफ कर रहा होता है एंड इस आदमी का नाम गोरो होता है। इसे बीकामाची ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम आई होता है, वो इसे बहुत ज्यादा पसंद होती है एंड उसे और भी ज्यादा लोग पसंद करते होते हैं एंड इनका ग्रुप अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा होता है। देन गोरो सोचता है कि काश ये कॉन्सेंट मेरे सामने हो रहा होता, और उन्हें जोर जोर से चीयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि नर्स होती है एंड हमें यहीं पर पता चलता है कि गोरो एक डॉक्टर होता है एंड वो कहती है कि आप ऐसे पेशेंट के रूम में डीवीडी नहीं चला सकते हो, ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। देन गोरो उसकी बात का जवाब देता है कि हमें खूबसूरत लोगों को देखना इंसान के सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वैसे भी इस जैसे छोटे शहर में कोई आइडियल ग्रुप आकर कॉन्सर्ट करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो नर्स गोरो को बताती है कि क्या आपने ट्विटर खोलकर देखा, वहाँ कुछ चीजें ट्रेंड कर रही है। देन गोरो ट्विटर खोलकर देखता है तो वहाँ पर न्यूज होती है कि आई अभी लंबी छुट्टी पर जा रही है, जिस बात को जानकर गोरो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे उस बात का शौक लगता है। और ये देखो, नर्स कहती है कि लगता है आप उस लड़की के बहुत ही ज्यादा बड़े फैन हो, पर वो तो एक 16 साल की है ना, आप लोलिकन निकले। गोरो फिर उसे बताता है कि मेरे पास इसकी एक वजह है, तुम्हें पता है कि मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से की है एंड इसी हॉस्पिटल से मैंने प्रैक्टिस शुरू की। उस वक्त भी मैं इसी तरह पेशेंट के रूम में आराम किया करता था। उसी वक्त फिर मैं एक पेशेंट से मिला, जिस वक्त से फिर मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। एंड हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है एंड गोरो उसी के साथ बैठा होता है। देन वो लड़की उसी बीकामोची ग्रुप की तारीफ कर रही होती है एंड उस ग्रुप में जो सिंगर होती है आई, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद होती है और इस लड़की का नाम सरीना होता है। सरीना बताती है कि वो मेरी उम्र की है लेकिन मेरे से ज्यादा स्मार्ट एंड मेच्योर है, और वो डांसिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी मेरे से काफी ज्यादा अच्छी है, और वो कितनी प्यारी भी है। अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं उसी के जैसा पैदा होना चाहती हूँ। जिस पर गोरो सरीना को कहता है कि ये दूसरा जन्म जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती, ये सब सारे झूठे बातें हैं। देन सरीना गोरो से कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो एंड क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सेलिब्रिटी का बच्चा बन के पैदा होना कैसा होता है। आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट होंगे एंड आपको सभी लोग पसंद करेंगे और आपका एक सुंदर चेहरा भी होगा। जिस बात पर गोरो कहता है कि तुम तो अभी भी सुंदर हो, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। एंड रही बात आइडियल बनने की, तो तुम यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद तुम चाहो तो आइडियल बन सकती हो, और जब तुम आइडियल बन जाओगी तो मैं तुम्हारा जरूर फैन बनूंगा। जिस बात को सुनकर सरीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड गोरो को गले लगाकर कहती है कि मुझसे शादी कर लो। जिस पर गोरो कहता है कि क्या तुम मुझे जेल भिजवाना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता। देन सरीना कहती है ठीक है, बोरिंग सेंस से। देन गोरो कहता है कि बुरी बात है ना, लेकिन जब तुम 16 साल की हो जाओगी तब मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। एंड सरीना ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा 16 साल, और फिर वो कुछ दिनों बाद ही उसकी 12 साल की उम्र में वो खत्म हो जाती है। एंड फ्लैशबैक ये खत्म हो जाता है जहाँ गोरो उस नर्स को बताता है कि अगर सरीना आज जिंदा होती तो वो आई के एज की ही होती। मैं बस सरीना की आइडल को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी ख्वाहिश नहीं है, मैं बस उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर नर्स कहती है कि तो आप सच में एक लोलिकन हो। जिस पर गोरो कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, ये बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल कहानी है। नर्स कहती है कि उसमें जरूर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप उसे पसंद करते हैं, और आप सरीना का बहाना बनाकर आप अपनी असली ख्वाहिश को बता रहे हैं। देन गोरो कहता है कि ये सब बकवास है, मैं सरीना को सच्चे दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं कोई भी प्रकार की झूठी कहानी नहीं बना रहा। जिस पर वो नर्स कहती है कि मान लीजिए अगर वो आई नाम की लड़की सामने से आकर अगर आपको डेट के लिए पूछेगी तो आप उससे क्या कहेंगे। देन इसका जवाब गोरो के पास नहीं होता, तो वो फिर शर्मिंदा होकर वहाँ से आ जाते हैं। एंड गोरो आई के बारे में सोच रहा होता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और कम बैक कर ले। एंड वो अपने एक पेशेंट के पास जा रहा होता है जो कि नया आया होता है एंड वो उसी की डिटेल्स देख रहा होता है एंड उसने अपना नाम सेन बताया होता है। देन गोरो उसके पेट को देखता है जहाँ पर उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, तो एंड उसे पता चल जाता है कि ये 5 महीने से प्रेग्नेंट है एंड इंटरनल एग्जामिनेशन करने के लिए काफी देर हो चुकी है। एंड उसकी डिटेल में लिखा होती है उसकी एज जो कि 16 साल होती है, जिसे देखकर गोरो कहता है कि जरूर ये किसी चीज से निपट रही होगी। और गोरो सोचता है कि शायद इसके पास ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे इस चीजों का मतलब समझा सके। एंड उस लड़की के साथ आया हुआ आदमी गोरो को बताता है कि ये अनाथ है और अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी है और मैं उसका गार्डियन हूँ। एंड ये स्टोरी जानने के बाद गोरो कहता है कि ये कहानी मैंने कहीं सुनी हुई है। देन वो लड़की फिर अपनी टोपी हटाती है जहाँ पर हम उसका चेहरा देख पाते हैं
एंड उसकी आंखें सबसे अलग होती है जिसमें स्टार बने होते हैं। ये देखकर गोरो थोड़ी हैरानी में पड़ जाता है एंड उसका गार्डियन कहता है कि सन से इसका केवल पेट ही खराब है ना, जिसमें गोरो बताता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक ये मर चुकी होती। देन वो लड़की कहती है कि मैं एकदम सही साठ हूँ और मैं ठीक हूँ। एंड गोरो कहता है कि पहले तो मुझे तुम्हारा एग्जामिनेशन करना होगा एंड मैं जाके तैयारी करता हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। और वो बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम सन नहीं बल्कि आई है, जो कि बी कमाची ग्रुप की सबसे बेहतरीन डांसर एंड सिंगर है। एंड कहता है कि मेरे जैसा पक्का फैन कभी भी ये गलत नहीं हो सकता, मैं उसके चेहरे को देखकर साफ बता सकता हूँ कि ये सन नहीं बल्कि आई है, और वो पास से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। लेकिन गोरो को इस बात का अफसोस भी होता है कि वो प्रेग्नेंट होती है, और ये बात गोरो को कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। देन उसका गार्डियन गोरो के जाने के बाद आई से बात करता है कि यह सब कैसे हो गया, तुम्हारी एजेंसी का प्रेसिडेंट होने के नाते तुम मुझसे एक बार बात तो करती, और आखिर बच्चे का बाप कौन है मुझे प्लीज बता दो। एंड उनकी सारी बात गोरो छुप के सुन रहा होता है, जिस पर आई कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, ये एक सीक्रेट है। एंड आई का फिर चेकअप किया जाता है, जहाँ फिर रिपोर्ट आती है कि तुम 5 महीने से प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में 2 बच्चे हैं यानी कि ट्विंस। एंड गोरो पूछता है कि क्या तुम इन्हें जन्म देना चाहती हो। वैसे आई का इस प्रेसिडेंट का नाम साइतुओ होता है। एंड साइतुओ उसके कान में कह रहा होता है कि अगर ये बात बाहर आई कि तुम 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा करियर और मेरी एजेंसी दोनों ही एक साथ डूब जाएगी। आई फिर गोरो से पूछती है कि सेंसे आपका क्या ख्याल है, जिस पर गोरो कहता है कि आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, और डॉक्टर होने के नाते तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, और भले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि अगर तुम जब इन बच्चों को जन्म दोगी तो तुम ऊंचाइयों तक पहुँच पाओगी। एंड गोरो बालकनी में खड़ा होता है एंड सेरेना की फोटो देख रहा होता है, जिस पर गोरो कहता है कि तुम्हारा ऐसा खुले में घूमना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एंड वो कहती है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी हूँ। एंड वो कहती है कि मैंने ये जगह अपने प्रेसिडेंट के कहने पर चुनी है, एंड यहाँ पर तो शाम होने से पहले ही कितने सारे तारे आसमान में दिखाई देते हैं, जिसका नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और ऐसा नजारा तो हमारे टोक्यो में देखने को नहीं मिलता। गोरो फिर कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी दूर इसलिए आई हो ना ताकि तुम्हें कोई पहचाने ना, जिस पर आई कहती है कि क्या मैंने आपको अपने नाम के बारे में बताया। देन गोरो कहता है कि मेरी एक पेशेंट हुआ करती थी जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन थी, इसलिए मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था कि आप आई हो ना कि सन। जिस पर आई बताती है कि मुझे लगा यहाँ पर बुद्धू टाइप के डॉक्टर होंगे जो मुझे नहीं पहचानेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। जिसकी बात सुनकर गोरो कहता है कि इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कितना क्यूट है। देन गोरो कहता है कि क्या तुम फिर आइडियल का काम छोड़ दोगी, जिस पर आई कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो आई बताती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं थी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी भी एक परिवार हो, मेरे पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं, यकीन है मेरी ये फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। जिस पर गोरो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है एंड कहता है कि तुम एक आइडियल भी बनोगी और एक बच्चे की माँ भी। एंड आई बताती है कि मैं इस चीज को राज ही रखूंगी। एंड आइडियल एक भगवान की तरह होते हैं जो कि लोगों की झूठी बातों से बनते हैं, और मैं लालची हूँ इसलिए मैं दोनों एक साथ बनना चाहती हूँ। एंड ये बात जानकर गोरो भी मोटिवेट हो जाता है एंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी डिलीवरी जरूर कराऊंगा और तुम्हारे बच्चे बहुत ही ज्यादा सेहतमंद होंगे, और तुम्हें अगर इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम एक आइडियल हो और मैं तुम्हारा एक फैन। एंड आई को फिर डिलीवरी के लिए एक नाम की जरूरत होती है, तो वो लोग फॉर्म में कोई दूसरा नाम डलवाते हैं ताकि उसका नाम बाहर ना आ सके। देन फिर गोरो आई को बताता है कि अगर दोनों बच्चों में से किसी एक का भी सर अगर बड़ा हुआ, तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हारा पेल्विस उतना नहीं होगा जितना चाहिए होगा। एंड उसका प्रेसिडेंट इस बात पर कहता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर उसके पेट में कोई भी निशान छूटा तो मुश्किल आ सकती है। गोरो बताता है कि अगर बिना दर्द का ऑपरेशन चाहिए तो हम सोफ्रोलॉजी के द्वारा हो सकता है, लेकिन आई इस बात को नहीं मानती एंड कहती है कि मैं नेचुरली तरीके से अपने बच्चों को इस दुनिया में लाऊंगी। और फिर गोरो आई का ख्याल रखने लगता है और काफी समय बीत जाता है। एंड गोरो मन ही मन खुद को प्रॉमिस करता है कि मैं इसके बच्चों को जन्म देने के बाद इसकी रक्षा करूंगा। और फिर डिलीवरी का दिन आ जाता है, जहाँ पर गोरो उससे कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, तुम्हारी डिलीवरी कोई और करेगा। जिस पर आई कहती है कि मुझे किसी
और से डिलीवरी नहीं करवानी, मेरी डिलीवरी तुम ही करोगे। देन इस पर गोरो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हारी डिलीवरी मैं ही करूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड अपने घर को जा रहा होता है। तभी बीच में उसे एक आदमी मिलता है जो कि कहता है कि क्या तुम ही हो आई के डॉक्टर? मुझे पता है वो दुनिया से छुप रही है ताकि उसका राज बाहर ना आ सके। एंड गोरो ये बात सुनकर कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, आखिर तुम कौन हो? अंधेला में होने के कारण उसका चेहरा भी नहीं दिखता। तो गोरो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसका पीछा करते करते एक पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। देन वो आदमी उसके हाथ से निकल जाता है एंड गोरो घर जाने की सोचता है। तभी वो आदमी पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है एंड वो खाई में गिर जाता है। देन थोड़ी देर बाद उसका फोन बजता है एंड उसे फिर याद आता है कि मुझे डिलीवरी के लिए आई के पास जाना है, लेकिन वो अपना हाथ पैर नहीं हिला पा रहा होता एंड उसे सरीना की याद आ रही होती है। एंड फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। एंड आगे हम देखते हैं कि आई की डिलीवरी सक्सेसफुली हो चुकी होती है एंड उसके दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़की और लड़का होता है। लेकिन यहीं पर होता है ट्विस्ट, आई का जो लड़का होता है वो और कोई नहीं बल्कि गोरो ही होता है एंड उसका पुनर्जन्म हो चुका होता है। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि गोरो को अपनी पिछली जिंदगी का सब कुछ याद होता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे साथ आखिर क्या क्या हुआ, उसे सारी बातें पता होती है एंड कहता है कि पता नहीं ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। एंड इसका नाम आई ने एक्वा मरीन रखा होता है, जिसे हम एक्वा कहेंगे एंड लड़की का नाम रूबी होता है। एंड तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आता है अपनी वाइफ के साथ एंड उसे सारी चीज बताता है कि हमें एक कॉन्सर्ट में जाना है यानी काम के लिए, तो जब तुम जाओगी तो तुम अपने बच्चे को मेरी बीवी को दे देना ताकि वो उनका ख्याल रख सके। मैं नहीं चाहता कि ये सारी बातें बाहर पता चल जाए और तुम्हारा और मेरा करियर दोनों का खत्म हो जाए। और तुम्हारा कमबैक होगा आज के रात के गाने से, और तुम अपने बच्चों को ना तो ही शॉपिंग में ले जाओगी ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, और गलती से भी कभी ये तुम्हारे साथ पकड़े गए कि कह देना कि ये मेरे मैनेजर के लड़के हैं। एंड आई काम पर निकल जाती है और अपने बच्चे प्रेसिडेंट के वाइफ को सौंप देती है, जिसका नाम मियाइको होता है। एंड उसे ज्यादातर बच्चे संभालने नहीं आते होते तो वो सो जाती है। तो गोरो उठता है और टीवी चालू करके आई के कॉन्सर्ट की वीडियो को देखने लगता है और सोचता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है और मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि मुझे खाई से ढकेला होता है। एंड फिर रूबी की नींद खुलती है एंड वो उठकर आकर एक्वा के पास आकर बैठ जाती है एंड उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुमने माँ का कॉन्सर्ट शुरू हो गया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, और अब मुझे दोबारा से रिवाइंड कर देखना होगा, मैं लाइव कॉन्सर्ट का आधा भाग मिस कर गई। एंड फिर गोरो हमें यहीं पर बताता है कि हाँ इस लड़की का भी दोबारा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए ये इस उम्र पर ऐसे बात कर पा रही है। एंड मैं अकेला नहीं हूँ जिसका पुनर्जन्म हुआ है, साथ में ये नमूनी भी है जो कि पिछले जन्म में आई की बहुत बड़ी फैन थी और मुझे ये बात तब पता चली कि इसका पुनर्जन्म हुआ है एक रात जब मैं सो रहा था तो ये आई के हेटरों से लड़ रही होती है फोन पर, क्योंकि आई के जो हेटर्स होते हैं वो उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। तो रूबी रात को जग कर उन्हें गालियां सुना रही होती है एंड उन्हें भला बुरा लिख कर भेज रही होती है और ये सारी चीजें मैंने देख ली होती है। तब मुझे पता चला था कि हाँ इसका भी मेरी तरह पुनर्जन्म हुआ है। एंड आई अपने कॉन्सर्ट में होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो आई का नाम जप रहा होता है एंड उससे कह रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और फिर वो सीन कट होकर फिर से हमें गोरो एंड रूबी को दिखाया जाता है जहाँ उनकी माँ आई एक्वा से कह रही होती है कि क्या तुम्हें बूब्स पीना है, तो एक्वा बोतल से दूध पीने को कहता है एंड आई उसे फिर बोतल वाली दूध देती है। एक्वा सोच रहा होता है कि मैं एक बड़ा इंसान होने के नाते अपनी फेवरेट आइडल के छाती से दूध पीना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, भले वो मेरी माँ है। लेकिन रूबी ऐसा नहीं करती, तो सोकर उठती है और आई से दूध पीने को कहती है, जहाँ फिर रूबी उसे अपना दूध पिलाती है। और फिर तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है एंड कहता है कि हमें अगले शो पर चलना चाहिए और फिर बच्चों को मियाइको के साथ छोड़कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर एक्वा कह रहा होता है कि रूबी तुम भले ही इस उम्र में छोटी हो लेकिन मुझे पता है कि बड़ी हो, इसलिए दूध पीना तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लगता। जिस पर रूबी कहती है कि तुम्हें आखिर क्या है, तुम्हें पीना हो तो पियो, न पीना हो तो ना पियो, मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है माँ की छाती से दूध पीना। उनके बुब्स काफी नरम एंड मुलायम है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है कि मैं अपने फेवरेट आइडल के छाती से दूध पी रही हूँ। देन रूबी पैंट में ही पॉटी कर लेती है तो एक्वा को कहती है कि तुम साइड चलो, मुझे चेंज करवाना है। एंड मियाइको रूबी की डायपर चेंज कर रही होती है तो वो कहती है कि मैं इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आई थी, मैंने किसी प्रेसिडेंट से शादी इसलिए की ताकि मुझे हैंडसम लड़के मिल सके और मैं उनके साथ काम कर सकूं, लेकिन मेरे साथ तो यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। मैं क्या इसकी
राज को पब्लिक के सामने ला दूं। और फिर वो सोचती है कि अगर मैंने इसके न्यूज को बेच दिया तो मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे और उस पैसे से मैं अपने फेवरेट आइडियल को ऊपर तक पहुंचाऊंगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आई के साथ फिर आगे क्या होगा, उसकी इज्जत का मेरे को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और अब मैं ऐसा ही करूंगी। एंड इसकी बात सारी रूबी एंड एक्वा सुन रहे होते हैं एंड ये जानने के बाद इनकी हालत खराब हो जाती है एंड ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं और फिर लोग सोचते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। ये तो सारे लोगों को सारी सच्चाई बता देगी। आई के प्रेगनेंसी के सारे डिटेल्स के फोटो खींचकर अपने साथ रखने लगती है एंड कहती है कि मैं इसको बेच दूंगी तो मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। एंड फिर रूबी एंड एक्वा सोचते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए एंड फिर उन्हें एक आइडिया आता है जहाँ फिर वो लोग उसके सामने आकर उसे कहते हैं हम दोनों भगवान के आए हुए दूत हैं, तुम्हें ऐसे गलत काम नहीं करने देंगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। एंड मियाई को ये देख बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये इतनी सी भी एज में कैसे बोल रहे हैं, ये कहीं सच में तो भगवान के दूत नहीं। और फिर रूबी एंड एक्वा उसे बहुत डराने की कोशिश करते हैं और फिर बात बन जाती है। मियाई को डर जाती है एंड कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। जहाँ फिर रूबी कहती है कि अगर तुम उनकी हेल्प करोगी, उनके कामों में बाधा नहीं बनोगी तो तुम्हें एक दिन जरूर एक हैंडसम लड़का मिलेगा जिसके साथ तुम भागकर शादी कर सकती हो और तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। और ये बात जानकर मियाई को बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है कि हाँ मैं ठीक है, अब से ऐसा ही करूंगी। देन एक्वा फिर रूबी की तारीफ कर रहा होता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए कि काफी अच्छी एक्टिंग की, तुम्हें एक्टर बनने का चांस जरूर मिल जाएगा, तुम इस बारे में सोचना। एंड रूबी कहती है कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं और लगता है तुमने सच में कभी उस स्कूल में प्ले में काम किया होगा। एंड रूबी बताती है कि मैंने कभी कोई भी प्ले ज्वाइन नहीं किया, मैं अलग जगह पली बड़ी थी। देन नाइट हो जाती है जहाँ पर रूबी सो रही होती है एंड एक्वा आकर फिर उसे कम्बल उड़ाता है एंड कहता है कि अब मुझे एक छोटी बहन मिल गई और पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे सरीना चैन की याद क्यों आती है, तुम बिल्कुल उसी की तरह ही हो। एंड सरीना चैन बोलने के कारण वो उठ जाती है एंड कहती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, जिस पर एक्वा कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं किसी और को कह रहा था। एंड फिर रूबी उठकर वहाँ से जा रही होती है, तब हमें यहाँ पता चलता है कि रूबी और कोई नहीं बल्कि सरीना ही थी पिछले जन्म में और एक्वा ही गोरो डॉक्टर होता है, जो कि ये बात रूबी को भी पता नहीं होती। एंड अगले सीन में हम देखते हैं और भी ज्यादा धीरे धीरे फेमस होती जा रही थी, उसे उसके हिसाब से पैसे कम मिल रहे थे, यानी कि पेमेंट उसे कम मिल रही थी। एंड वो प्रेसिडेंट को वाइफ को कहती है पैसे के लिए कि आखिर इतने कम क्यों मिलते हैं, तो बताती है कि हम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सभी कुछ मैनेज करते हैं जिसके कारण कुछ भी नहीं बच पाता। एंड वैसे भी हमारी एक छोटी सी कंपनी है, वैसे भी अब मुझे अकेलापन नहीं है एंड मैं अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहती हूँ जो कि सबसे बेहतरीन और अच्छा हो और मैं उन्हें हर एक चीज देना चाहती हूँ जिनकी उन्हें जरूरत है, पर अभी जो मेरे हालात है इस पर मैं उन्हें अभी खुश नहीं रख पाऊंगी। काश कि मुझे कोई फिल्म या एड के लिए कोई कॉल आ जाए, शायद मेरी सैलरी भी बढ़ जाती। देन आई का टाइम होने के बाद वो अपनी जॉब पर निकल जाती है एंड उसके जाने के बाद रूबी एक्वा से कहती है कि वो तो महीने का लाखों कमाती है ना, जिस पर एक्वा कहता है कि ऐसा नहीं है, वो कमाते तो हैं लेकिन उनके बीच जितना भी इनकम बचता है वो आपस में बांटते हैं एंड अगर कॉन्सर्ट में ज्यादा मर्चेंडाइज नहीं बिकी तो उन्हें उससे भी कमाई नहीं होती है और सारा कुछ इन्हीं लोगों को खुद के पैसों से ही करना होता है और पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। देन रूबी बोलती है कि क्या फायदा ऐसी दुनिया का जहाँ आइडियल के लिए कुछ लोग ना कर सके, उन्हें अपनी किडनी एंड लीवर हमें दे देना चाहिए ताकि हम उसे को बेच सके, अपने आइडियल के लिए इतना तो कर सकते हैं। जिस पर एक्वा कहता है कि तुम्हारा आइडिया तुम्हारी ही तरह बकवास है एंड आई को अभी काम ज्यादा नहीं मिल रहे होते हैं। जिस पर एक्वा कहता है यह मैनेजर तुम आखिर कैसी लड़की हो, तुम और ज्यादा मेहनत करो शायद और काम मिल सके, तुम आखिर पैसे किस बात की लेती हो, थोड़ा और ज्यादा मार्केटिंग करना चाहिए। जिस पर वो बताती है कि तुम्हें कहने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जहाँ के लोग मिलकर भी एक अकेले एक्टर को काम नहीं दे सकते एंड अगर कोई जॉब मिल भी जाती है तो उनका पैकेज पहले से ही सेट किया होता है एंड अगर कोई सोलो परफॉर्मेंस करने की सोचा तो उसके सामने पहले से ही कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और भले ही तुम अपने आइडियल ग्रुप से काम सीखने की सोचो और फिर तुम सोलो काम करो तो फिर आगे बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं और अगर वो नाकाम रहे तो 6-7 साल बाद वो होटल या किसी बार में काम करने लग जाती है या फिर कुछ मिनातोगल बन जाती है जो कि लोगों के साथ बैठकर शराब पीकर उनसे पैसे लेती हैं।
देन जिसकी कहानी जानने के बाद वो लोग कहते हैं कि मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, जिस पर मैनेजर बताती है कि मैं मानती हूँ कि वो कमाल की है, लेकिन वो सिर्फ आइडियल ग्रुप तक ही। पर बात इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की करे तो तुम वहाँ तक तब तक नहीं पहुँच पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर कुछ खास टैलेंट न हो जो लोगों को पसंद आ सके। ज्यादा कमाई तब नहीं होगी जब कोई बी कमोचा ग्रुप आइडल को बुलाएंगे। ज्यादा कमाई तब होती है जब केवल कोई आई को बस पर्सनली बुलाए। सिर्फ एक फर्स्ट क्लास आइडियल होना ही काफी नहीं होता। देन आई अपने प्रैक्टिस हॉल में होती है जहाँ पर वो थक चुकी होती है एंड उसके पास उसके मेंबर आते हैं एंड कहते हैं कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम लगता है बहुत ज्यादा थक गई हो। जिस पर आई बताती है कि नहीं, मैंने बस लंच नहीं किया इसलिए मुझे थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। देन हम अगले सीन में देखते हैं कि आई का एक कॉन्सर्ट होने वाला होता है जहाँ पर उनके फोर्स करने पर उनकी मैनेजर उन दोनों को भी अंदर ले आती है और उन्हें कहती है कि शांति से चुपचाप बस बैठे ही रहना, अगर कोई पूछे तो कह देना कि मेरी माँ मैनेजर है और गलती से भी आई को माँ बात बोल देना। देन जिस पर एक्वा रूबी को बता रहा होता है कि उसने सही कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो मम्मी मुसीबत में आ जाएगी। एंड तुमने देखा था ना कि माँ आखिर कैसे उदास थी काम न मिलने के कारण। देन कॉन्सर्ट फिर शुरू हो जाता है जहाँ पर सारे लोग उन्हें चेयर करने लगते हैं एंड अपनी मॉम की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते एंड वो लोग भी चेयर करने लगते हैं और सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये सब कैसे जानते हैं और ऐसा चेयर कैसे कर रहे हैं। तो लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं एंड उन्हें ऐसा देख आई भी खुश हो जाती है एंड वो रातों रात ही अगले दिन वायरल हो जाते हैं। और फिर प्रेसिडेंट अपने वाइफ मैनेजर को साइड में लेकर जाते हैं एंड कहते हैं कि चलो तुमसे कुछ बातें करनी है, यानी कि उसे डांटने के लिए। एंड आई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती है जहाँ पर उसे कई अलग अलग कमेंट देखने को मिलते हैं एंड आई को वहाँ पर कुछ और देखने को मिलता है जिससे रिएक्शन थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो हमें यहाँ पर दिखाया नहीं गया कि आखिर वो क्या था। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है एंड ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता, इसी एपिसोड 1 का पार्ट 2 भी है। आखिर इनके साथ ऐसे कैसे हो गया कि इनका पुनर्जन्म हो चुका है और इनके साथ आगे क्या क्या होगा और इनका आखिर बाप कौन है, एंड ये सभी मिस्ट्री एपिसोड 1 के पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। एंड मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूँ कि इसकी एंडिंग बहुत ही सैड है एंड मैं इस एपिसोड 1 का पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।